अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, एमफिल फिजिक्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 8.2 है, व्हाई डज हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हीट जो होती है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ क्यों ट्रांसफर होती है। हमने देखा है कि इस चैप्टर में कि जब जो हीट है, जो एनर्जी जो है वो कैसे ट्रांसफर होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, यानी कि हॉट रिजर्वायर से कोल्ड रिजर्वायर की तरफ हमारे पास हीट ट्रांसफर होती है। ये किसकी वजह से होता है? ये टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से होता है। जहां पे टेम्परेचर डिफरेंस होगा वहीं पे क्या होगा? हीट का ट्रांसफर होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा। और जिस फॉर्म में एनर्जी की ट्रांसफर होगी हमारे पास, हम कहेंगे वहां पे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है एक रिजर्वायर से दूसरे रिजर्वायर की तरफ है। तो हम यूं कहेंगे कि ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस की तरफ से हीट फ्लो, हीट क्या करती है? फ्लो होती है। यानी कि किसकी वजह से हीट फ्लो होती है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो हीट फ्लो नहीं होगा। As we know that energy is transferred from a hot body to cold body, therefore heat flow from hot body to cold body। हम जानते हैं कि एनर्जी जो ट्रांसफर होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ होती है, इसी वजह से हीट जो फ्लो होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ होती है। यानी किस वजह से होती है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होती है। जहां पे टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो तब वहीं पे ही हमारे पास क्या होगी? हीट ट्रांसफर होगी। अगर जहां पे टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा हीट ट्रांसफर नहीं होगी। हमारे माशरे में, हमारे माहौल में, एनवायरमेंट में क्या है कि टेम्परेचर डिफरेंस है, जिस वजह से तमाम चीजें क्या है? वर्क कर रही हैं। अगर टेम्परेचर डिफरेंस खत्म हो जाएगा तो तमाम चीजें वर्क करना बंद हो जाएंगी। तो इसी वजह से हीट जो ट्रांसफर होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 8.3 है, डिफाइन द टर्म हीट एंड टेम्परेचर। हमने डिफाइन करनी है किस टर्म को? हीट को टर्म को डिफाइन करना है और टेम्परेचर को डिफाइन करना है हमारे पास है। हम जानते हैं कि हीट जो होती है क्या आती है कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ जाती है। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी जो होती है फ्रॉम एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ होती है। एनर्जी की वो फॉर्म जो एक गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की तरफ जाए तो वो क्या कहलाती है? हीट कहलाती है। हमारे पास हमने कैसे डिफाइन किया? हीट द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। यानी कि एनर्जी की वो फॉर्म जो ट्रांसफर की जाती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, कॉल्ड हीट। इसे क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। आगे आ जाए हमारे पास क्वेश्चन में है कि टेम्परेचर को डिफाइन करना है। टेम्परेचर क्या चीज होती है हमारे पास है? हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि क्या चीज होती है कि कोई बॉडी, हमने देखा कि हमारे आसपास एटमॉस्फेयर में कोई बॉडी ठंडी होती है या फिर कोई बॉडी गर्म होती है। तो जो बॉडी कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है वो उसका क्या होगा? टेम्परेचर। अगर कोई बॉडी ठंडी होगी हम कहेंगे ये क्या है? ये इसका कम टेम्परेचर है। जो बॉडी गर्म होगी हम कहेंगे इसका टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है। यानी कि किसी भी बॉडी की डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस होगी वो क्या कहलाएगी? टेम्परेचर कहलाएगी हमारे पास। टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। कोई भी किसी भी बॉडी का टेम्परेचर है क्या है? उसकी डिग्री है हॉटनेस और कोल्डनेस की, यानी कि वो कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है। इसका टेम्परेचर से हम क्या कहेंगे? टेम्परेचर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8.4 है, व्हाट इज मीन बाय इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी। बॉडी की इंटरनल एनर्जी से क्या मुराद है? हम जानते हैं कि कोई भी बॉडी है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं? वाइब्रेट कर रहे होते हैं। जैसे जैसे वो वाइब्रेट कर देते हैं वो उनकी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। वो वाइब्रेशन जो होती है उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है। इसके अलावा उनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा वो क्या हो जाएगी? इसकी बॉडी की इंटरनल एनर्जी हो जाएगी। हम कहते हैं कि सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंटरनल एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होगी? मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स की वजह से होगी। और पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होगी? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से होगी। तो कैसे हम लिखते हैं कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जो सम होगा काइनेटिक एनर्जी का एंड पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट विद एटम्स, जो किसके साथ एसोसिएट करती है? एटम्स के साथ, मॉलिक्यूल्स के साथ एंड पार्टिकल्स ऑफ बॉडी, और बॉडी के पार्टिकल्स के साथ। इस कॉल्ड इस इंटरनल एनर्जी से हम क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8.5 है, हाउ डज हीटिंग इफेक्ट द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। हीटिंग इफेक्ट जो होती है वो गैस के मॉलिक्यूल्स को कैसे इफेक्ट करती है? हमें पता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। अगर वो एक कंटेनर में होंगे, हम उसको कंटेनर में रख के गर्म करना शुरू कर दें तो वो क्या करेंगे? इफेक्ट, उसके ऊपर हीट का इफेक्ट होगा, मॉलिक्यूल्स के ऊपर हीट का इफेक्ट होगा। जो मॉलिक्यूल्स जब एक कंटेनर में बंद होते हैं वो क्या कर रहे हैं? कलाइड कर रहे होते हैं, आपस में कलाइड कर रहे होते हैं।
साथ साथ क्या कर रहे थे, कंटेनर की वाल के साथ भी कोलाइड कर रहे होते हैं। तो जब ऐसे ही हम इनका इफेक्ट इंक्रीज कर देंगे तो इनका जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज करने से इनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से इनकी कोलिजन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। हम देखते हैं कि एक डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास एक कंटेनर मौजूद है, कंटेनर में हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है जो क्या कर रहा है, रैंडमली मूव कर रहा है, यहाँ ऐसे कंटेनर की दीवारों के साथ टकरा रहा है। तो ये जो हो जाएगा, जिस वजह से अब ये क्या है कि इसकी रैंडम मोशन है हमारे पास मॉलिक्यूल की। जैसे ही हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी रैंडम मोशन जो हो जाएगी, कोलिजन जो हो जाएगी दीवारों के साथ या आपस में जो कोलिजन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इस तरह जो हीटिंग इफेक्ट है वो क्या करेगा, इसको मुतासिर करेगा कि इनकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी हमारे पास। एज वी नो दैट गैस मॉलिक्यूल्स हैज रैंडम मोशन, गैस के मॉलिक्यूल्स की क्या आती है, रैंडम मोशन होती है। द मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद वन अनदर, जो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, and with the walls of container, कंटेनर के वाल के साथ कोलाइड कर देते हैं। as much as we increase the heat their collision will also increase, जैसे जैसे हम इसकी हीट को इंक्रीज करते जाएंगे इनकी कोलिजन भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8.6 है, व्हाट इज थर्मोमीटर, व्हाई मर्करी इज प्रेफर्ड एज थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस। हमारे पास क्या है कि थर्मोमीटर क्या चीज है और मर्करी को क्यों प्रेफर किया जाता है थर्मोमीटर में एज अ थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस के तौर पे। इसकी रीजन हमारे पास थर्मोमीटर के बारे में डिस्कस करते हैं कि यानी कि ऐसी डिवाइस जिसकी मदद से हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेजर कर सकें, वो क्या कहलाती है, थर्मोमीटर कहलाती है। और सेकंड पार्ट हमारे पास क्वेश्चन का ये है कि मर्करी को थर्मोमीटर में हम क्यों इस्तेमाल करते हैं या फिर मर्करी को थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस के तौर पर प्रेफर क्यों करते हैं। इसकी ये रीजन है कि हमने इसकी क्या पढ़ी थी, थर्मोमेट्रिक की लिक्विड प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। यानी कि एक लिक्विड है जिसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज होती है, जो कि विजिबल होता है, जो कि हमारे पास क्या होता है, इसका लो फ्रीजिंग पॉइंट होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसके अलावा ये क्या होता है, वेट ग्लास को वेट नहीं करता है। यानी कि जिसमें ये तमाम प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं तो वो क्या होती है कि वो हमें थर्मोमेट्रिक लिक्विड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मर्करी में ये जो है तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो मर्करी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -39 सेल्सियस डिग्री है, जबकि जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 357 सेल्सियस डिग्री है। तो इसलिए हाई बॉइलिंग पॉइंट और बाकी तमाम की तमाम क्या है, इसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है इसमें। तो इस वजह से ये हम इसको एज अ थर्मोमेट्रिक मटेरियल लेते हैं, सब्सटेंस लेते हैं। देखते हैं क्या, डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड थर्मोमीटर। यानी कि ऐसी डिवाइस जो बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाए क्या कहलाती है, थर्मोमीटर कहलाती है। मर्क्यूरी इज प्रेफर्ड एज थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस बिकॉज इट फ्रीजेस एट 39 सेल्सियस डिग्री। किस पॉइंट पे फ्रीज होता है, 39 सेल्सियस डिग्री पे फ्रीज होता है। एंड बॉइल्स एट 357 सेल्सियस डिग्री, 357 सेल्सियस डिग्री के ऊपर बॉयल होता है। इट हैज ऑल थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, इसकी तमाम की तमाम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ये विजिबल भी होता है, ग्लास को मेल्ट नहीं करता, इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई है और फ्रीजिंग पॉइंट भी इसका बहुत लो है। इसी वजह से ये एज अ थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है, एक्सप्लेन द वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन को हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। इसकी अगर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन करना है आप उसको अपने प्रीवियस लेक्चर में हम देख सकते हैं, वीडियो मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे भी हमने कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, यानी कि किसी भी चीज़ को हम क्या कहते हैं, सॉलिड चीज़ को जब हीट करते हैं तो उसके वॉल्यूम में क्या आता है, इजाफा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कहते हैं या वॉल्यूम एक्सपेंशन कहते हैं हम। इनकी थर्मल एनर्जी देने की वजह से जब किसी भी चीज़ की वॉल्यूम में इजाफा हो जाए तो वो क्या कहलाता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन कहलाता है। इसको हम देखते हैं, द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड चेंजेस, सॉलिड का वॉल्यूम जो होता है चेंज होता है विद द चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के चेंज होने से। इस कॉल्ड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, इसे क्या कहते हैं, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। जो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है, यानी कि जो वॉल्यूम के अंदर चेंज आ रहा है, ये क्या है, चेंज है हमारे पास इन वॉल्यूम। वॉल्यूम के अंदर जो चेंज है वो किसके प्रोपोर्शनल है, ये वी नॉट क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम है हमारे पास सब्सटेंस का, और डेल टी क्या है, चेंज है हमारे पास। चेंज किस में है, टेम्परेचर के अंदर चेंज है, यानी कि जो चेंज इन वॉल्यूम है वो हमारे पास प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल वॉल्यूम के साथ साथ चेंज इन टेम्परेचर के। तो जब हम प्रोपोर्शनल की साइन को खत्म करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, कोएफिशिएंट लगा देंगे। ये जो बीटा जो है हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है। क्या चीज है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है हमारे पास है। तो v इज इक्वल टू बीटा, डेल v इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल टी आ जाएगा हमारे पास। तो बीटा इधर आ जाएगा तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल v ओवर वी नॉट डेल टी, यानी कि वी नॉट डेल टी इधर आके क्या आ जाएगा, इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास इसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन बन जाएगा। जो थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो है वो किसके इक्वल होता है, वो 3 टाइम ऑफ अल्फा के इक्वल होता है। जो अल्फा है वो क्या है, लीनियर एक्सपेंशन है हमारे पास।
तो ये हम कह देंगे, ये हमारे पास इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है हमारे पास। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.8 है, डिफाइन द स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करना है। हाउ वुड यू फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड। आप स्पेसिफिक हीट, सॉलिड की स्पेसिफिक हीट को कैसे फाइंड कर सकते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg mass थ्रू 1 Kelvin। यानी कि स्पेसिफिक हीट क्या चीज है, कोई सब्सटेंस ले लें जिसका मैस कितना होगा हमारे पास 1 kg होगा, हम उसको हीट प्रोवाइड करें, जो हीट है वो उसका कितना टेम्परेचर इंक्रीज कर दे 1 केल्विन तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो हम कहेंगे ये उसकी क्या है, स्पेसिफिक हीट है, बॉडी की इसकी स्पेसिफिक हीट है। यानी कि 1 किलोग्राम मैस की 1 केल्विन तक जब टेम्परेचर इंक्रीज हीट करती है तो वो क्या कहलाती है, इसकी स्पेसिफिक हीट कहलाती है। इसको हम कहते हैं कि डेल क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम डेल टी। एम क्या है, मैस ऑफ द बॉडी है, डेल टी क्या है, चेंज इन द टेम्परेचर, जो उसके टेम्परेचर में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, इतना भी आ रहा है। डेल क्यू इज इक्वल टू सी एम डेल टी। सी क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, सी इधर आ जाएगा, डेल क्यू ओवर डेल टी आ जाएगा हमारे पास, ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो सी इज इक्वल टू डेल क्यू ओवर एम डेल टी आ जाएगा। तो ये हम इस तरह इसकी स्पेसिफिक हीट को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ये इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट को इन फार्मूलाज के साथ फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8.9 है, एक्सप्लेन डिफाइन एंड एक्सप्लेन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है। ये हमारे पास प्रॉपर एक लेक्चर भी पढ़ा हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसके अलावा ये क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, यानी कि हीट एनर्जी है जो एक यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस है इसकी चेंज करें फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। किस स्टेट में चेंज करें, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज करें विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के चेंज करने के बगैर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। यानी कि कोई सब्सटेंस ले लें, हम उसको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करें, उससे क्या हो जाएगा, उसके टेम्परेचर में चेंज आने के बगैर ही उसको किसमें कन्वर्ट कर दें, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कि हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। जैसे कि बर्फ है, बर्फ को हम रख देंगे तो पिघल जाएगी, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड से बर्फ पानी में, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये उसकी क्या होगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगी हमारे पास है। तो इसको डिनोट किया जाता है HF से, इसको डिनोट किया जाता है HF इज इक्वल टू डेल क्यू एफ ओवर एम आ जाएगा। डेल क्यू हमारे पास क्या हीट है, हमारे पास फ्यूजन हीट है हमारे पास। फ्यूजन हीट को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, डेल क्यू एफ आएगा हमारे पास इज इक्वल टू एम एच एफ आ जाएगा। HF क्या है हमारे पास, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आ जाएगी हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या चीज होती है, इसको देखते हैं कि जब भी हम किसी भी बॉडी को क्या करते हैं, प्रोवाइड टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो लिक्विड में चेंज होती है। इसके बाद जब हम टेम्परेचर और उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या शुरू हो जाती है, वेपोरेशन शुरू हो जाता है उसका, वो भाप में चेंज होना शुरू होता है, गैसेस फॉर्म में चेंज होनी शुरू हो जाती है। इससे जितनी अमाउंट उसको चाहिए होती है किसी भी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो क्या चीज होती है, उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगी हमारे पास है। द क्वांटिटी ऑफ हीट की वो मिकदार दैट चेंज द यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड, एक यूनिट मास ऑफ लिक्विड को चेंज कर दे कंप्लीटली इन गैस में एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कहाँ पे, इसके बॉइलिंग पॉइंट पे, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, इसके टेम्परेचर में क्या आ जाए, चेंज ना हो, इस कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे। इसको HV से डिनोट किया जाता है। HV इज इक्वल टू डेल क्यू वी ओवर एम आ जाएगा, क्यू वी इधर आ जाएगा तो एम इधर आके क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल क्यू इज इक्वल टू HV एम आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आ जाएगी। HV हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है और QV क्या है, हीट है जो जिसकी वजह से वो वेपोराइजेशन में चेंज हो रही है हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है, व्हाट इज मीन बाय वेपोरेशन। वेपोरेशन से क्या मुराद है, ऑन व्हाट फैक्टर्स द वेपोरेशन ऑफ लिक्विड डिपेंड्स। 3 फैक्टर्स के ऊपर वेपोरेशन क्या होती है, डिपेंड करती है। एक्सप्लेन हाउ कूलिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय वेपोरेशन। वेपोरेशन की मदद से कूलिंग कैसे प्रोड्यूस होती है, यानी कि जैसे कि इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं हमारे पास कि जब हम नहाकर निकलते हैं तो हमारे जिस्म के ऊपर पानी मौजूद होता है तो हमें ठंड सा महसूस होता है। ये किसकी वजह से होता है, वेपोरेशन की वजह से होती है कि हमारी बॉडी ठंडी ठंडी महसूस करती है जब हम पंखे के नीचे या हवा के नीचे जा रही होती है। ये इसकी रीजन क्या है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास पार्ट जो क्वेश्चन का है कि व्हाट इज मीन बाय वेपोरेशन। वेपोरेशन क्या चीज है हमारे पास है, इससे क्या मुराद है कि चेंज क्या हो जाए लिक्विड का इनटू वेपर्स, वेपर्स में क्या हो जाए फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, कहां से, सब लिक्विड की सरफेस के ऊपर, यानी कि लिक्विड की जो सरफेस है
वहां से हमारे पास क्या हो जाए कि चेंज आना शुरू हो जाए, किसमें, वेपोरेशन में, वो जो है लिक्विड चेंज होने शुरू हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं हम, इसे हम कहते हैं कि वेपोरेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम वेपोरेशन कहते हैं, यानी कि चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड विदाउट हीटिंग इट। इसको हीट किए बगैर, गर्म किए बगैर, एनर्जी प्रोवाइड किए बगैर क्या करते हैं, वेपोरेशन में चेंज हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ वेपोरेशन कहते हैं। फैक्टर्स दैट इफेक्ट द, सेकंड पार्ट आ गया, ऑन व्हाट फैक्टर्स वेपोरेशन ऑफ लिक्विड डिपेंड्स। ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है वेपोरेशन है, तो ये आ जाएंगे हमारे पास है, ये पहला हमारे पास जो है वो टेम्परेचर आ गया है। क्या आ गया है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा तो वेपोरेशन का, वेपोराइजेशन का प्रोसेस होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया भी सिमिलरली इसी तरह ही है कि सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, वेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगी। विंड जो होगी, विंड हमारे पास तेज चलेगी, उसके सरफेस के ऊपर से ज्यादा मॉलिक्यूल्स को लेकर साथ चली जाएगी, तो इसीलिए इसका वेपोराइजेशन भी प्रोसेस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन हाउ कूलिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय वेपोरेशन। कूलिंग को कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, वेपोराइजेशन की मदद से कैसे प्रोड्यूस होती है। इसकी रीजन क्या है कि जब भी हमारे पास वेपोराइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, इसमें ये क्या आता है कि हाई काइनेटिक एनर्जी वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस ऑफ वाटर से क्या आते हैं, वाटर सरफेस से या लिक्विड सरफेस से क्या होने शुरू हो जाते हैं, बाहर जाना शुरू हो जाते हैं, और लो एनर्जी वाले जो होते हैं हमारे पास उधर सरफेस के ऊपर ही रह जाते हैं, अंदर इधर ही मौजूद, बाकी मौजूद रहते हैं, लिक्विड के साथ ही मौजूद रहते हैं। इस वजह से हमें क्या महसूस होनी शुरू होती है, कूलिंग महसूस होनी शुरू होती है, यानी कि हाई एनर्जी वाले वेपोरेट हो जाते हैं, लो एनर्जी वाले पीछे रह जाते हैं, जिस वजह से कूलिंग या ठंडक महसूस होनी शुरू हो जाती है। ड्यूरिंग द वेपोरेशन द हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स एस्केप फ्रॉम द सरफेस, एस्केप हो जाते हैं, निकल जाते हैं सरफेस से, एंड लोअर काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स लेफ्ट, और लोअर काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रह जाते हैं। देयरफॉर कूलिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय, इसी वजह से हमारी कूलिंग प्रोड्यूस होती है। वेपोरेशन में हमारे पास कूलिंग प्रोड्यूस हो जाती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, आपके लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज।